प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का हमारा नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, और ये चैप्टर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आइए हम इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमको पढ़ना है उपसहसंयोजन यौगिक, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ये समझना है कि अकार्बनिक यौगिकों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो देखिए, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सामान्यतः निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि पहला नंबर जो आपका है वो है साधारण लवण, या जिसे सिंपल सॉल्ट कहते हैं। दूसरा आपका है द्विक लवण, जिसे डबल सॉल्ट कहते हैं। और तीसरा वो टॉपिक है जिसे हमको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इन दो टॉपिक की तो हमको थोड़ा बहुत जानकारी रखना है कि कैसे होते हैं। बाकी इस चैप्टर में जो हमको विस्तृत अध्ययन करना है वो हमको करना है उस सहसंयोजक या संकुल या जटिल यौगिक, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये तो था हमारा अकार्बनिक यौगिक में जो वर्गीकरण है, उसको मुख्यतः जो बांटा गया है। अब हम शुरुआत करते हैं साधारण लवण से। देखिए, जो साधारण लवण है इसको समझना बहुत ही आसान है। पिछली कक्षाओं में हम साधारण लवण और द्विक लवण को पढ़ चुके हैं। जैसे होता क्या है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, अवक्षेप जो लवण होता है, जिसे आप सॉल्ट कहते हैं। प्लस ये अभिक्रिया हम पिछली कक्षाओं में कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसमें जैसे कि हम कोई एक अम्ल लेते हैं, जैसे HCl हमने ले लिया, HCl, और इधर हमने क्षारक लिया NaOH। तो जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो Na है, यहाँ के Cl आयन, यहाँ पर जो हम इसे तोड़ेंगे तो H+ और Cl- आयन, और यहाँ पर Na+ और OH-। तो ये Na और ये Cl आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और NaCl यानी कि साधारण लवण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये H+ और ये OH मिल करके H2 यानी कि जल का निर्माण करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ये कह सकते हैं, साधारण लवण की जो परिभाषा है, कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक को पूर्णतया उदासीन कर देता है। देखिए, उदासीन, यहाँ पर एक सॉल्ट बन रहा है, तो हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक को पूर्णतया उदासीन कर देता है तो क्या तो जो बनने वाला जो लवण होता है वो साधारण लवण होता है। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद में इसको उदाहरण पूरा लिखेंगे। इसकी परिभाषा है जब कोई अम्ल किसी क्षारक से पूर्णतया अभिक्रिया करता है,
करता है, अर्थात क्या कर देता है, पूर्णतया क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। है तो प्राप्त लवण साधारण लवण कहलाता है। अब देखिए, जैसे बात करते हैं इस उदाहरण की, इसके उदाहरण में यदि हम लेना चाहें तो एक हम लेंगे अम्ल और कोई एक ले लेंगे क्षारक, और इनकी जब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा लवण और जल। अब देखिए, जैसे अम्ल में हमें लेते हैं, जैसे हमें लिया था उदाहरण में, क्या लिया था, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षारक में NaOH लेते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम NaOH से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है, और साथ में प्राप्त होता है H2। अब जो हमें ये NaCl प्राप्त होता है, जो ये NaCl है, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम इसे जल में जब हम इसे घोलते हैं तो ये पुनः अपने आएगा Na+ और Cl- के रूप में वियोजित हो जाता है। एक्यू का मतलब है एक्वस फॉर्म यानी कि विलयन फॉर्म। तो जो ये साधारण लवण है, ये इसीलिए साधारण लवण कहलाता है कि जब इसे हम जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से अपने साधारण आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ये था हमारा साधारण लवण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के यौगिक यानी कि द्विक लवण। जिसे कि डबल सॉल्ट भी कहा जाता है। डबल सॉल्ट कहा जाता है। देखिए, हमने इस द्विक लवण के विषय में पढ़ा है, तो द्विक से ही समझ में आ रहा है, संस्कृत भाषा में द्विक अर्थ दो होता है। तो दो लवणों के या जो दो सॉल्ट्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो एक सॉल्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं द्विक लवण। अब इसको समझना, देखिए जैसे हम आप फिटकरी जो पोटास एलम है उसे आप नॉर्मल भाषा में समझते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया हमारा, और एल्युमिनियम सल्फेट, इन दो सॉल्ट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो प्राप्त होता है वो द्विक लवण क्या होता है, प्राप्त होता है।
इसको लिख सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का फोर्थ राइज और 24H2O, जिसे हम पोटास एलम या फिटकरी भी कहते हैं, जिसे हम पोटास एलम या फिटकरी भी कहते हैं। तो देखिए, जब दो सॉल्ट्स आपस में मिले तो दोनों सॉल्ट के मिलने से जो ये सॉल्ट बन रहा है यही कहलाता है डबल सॉल्ट, यानी कि द्विक लवण। अब इसकी परिभाषा ये होती है, देखिए जब होता क्या है कि जब अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक्स जब दो सॉल्ट्स को किसी रेशियो में क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिला करके एक नया जो पदार्थ जो प्राप्त होता है वही कहलाता है द्विक लवण। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब रस समीकरण मितीय यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक, जब रस समीकरण मितीय अनुपात में उपस्थित, जब रस समीकरण मितीय अनुपात में उपस्थित, देखिए इसमें दो साल रहेगा, दो या दो से अधिक भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण लवण युक्त विलयन का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। तो एक ही प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है, जब रस समीकरण मितीय अनुपात में उपस्थित दो या दो से अधिक साधारण लवण युक्त विलयन में क्या करते हैं, वाष्पीकरण होता है, तो एक ही प्रकार के क्रिस्टल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इन जो यही जो क्रिस्टल युक्त जो पदार्थ होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लवण। इन क्रिस्टलों से युक्त लवण को, इन क्रिस्टलों से युक्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं।
देखिए सबसे बड़ी बात इनकी जो होती है, ये जो द्विक लवण होते हैं ये सिर्फ ठोस अवस्था में ही अपने अस्तित्व में रहते हैं, विलयन की अवस्था में अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जैसे ही हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, ब्रेक। जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इनका अस्तित्व, इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होता है, विलयन अवस्था में विलयन अवस्था में ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं। खो देते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें, जैसे कि अभी हमने आपको उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण था क्या था कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट को हमने मिलाया, देखिए दो, चाहे दो साधारण लवण हो चाहे दो से अधिक हो, तो एक साधारण लवण जब मान लीजिए हमारा पोटेशियम सल्फेट हो गया और दूसरा हम लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी हमारा एक प्रकार का साधारण लवण है। और इन दोनों साधारण लवणों का जो विलयन होता है, इसका जो हम वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं तो हमें डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हमें प्राप्त होगा K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस और 24H2O। जैसा कभी हमें प्रारंभ में ही इस उदाहरण को समझा दिया था, इसे बोलते हैं पोटास एलन, इसे पोटास एलन या फिटकरी भी कहते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा पोटास एलन जो फिटकरी होता है, इसे जब हम जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हम इसे जल में घोलेंगे तो जब ये जल में आएगा तो अपने आयनों, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, देखिए यहाँ पर पोटेशियम आयन हो गया इसका, पोटेशियम आयन और एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार से यह इनका अस्तित्व जो डबल सॉल्ट होते हैं, इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होता है। जैसे इन्हें जल में घोला जाता है तो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। तो ये था हमारा डबल सॉल्ट। तो देखिए हमने दो प्रकार के सॉल्ट अभी हमने पढ़ा है, जिसमें पहला पढ़ा हमने साधारण लवण, उसको भी जब हम जल में घोलते थे तो अपने आयनों में ब्रेक हो जा रहा था, टूट जा रहा था। इसी प्रकार के द्विक लवण जब हमने इनको जल में घोला तो ये भी अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते थे। अब जो तीसरे प्रकार के जो यौगिक आ रहे हैं, इन्हें जब हम जल में घोलेंगे, जो हमारा टॉपिक है, जो यौगिक है, जब हम इनको जब हम जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में पूर्णतया वियोजित
नहीं होते हैं, मतलब कि विलयन की अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। देखिए, अब जो हमारा जो चैप्टर जो ऑफिशियल रूप से जो शुरू हो रहा है, वो चैप्टर की शुरुआत हमारे यहाँ से हो रही है सहसंयोजन या संकुल यौगिक। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ से उपसह संयोजन, उपसह संयोजन या संकुल, जिन्हें हम जटिल यौगिक भी कहते हैं या संकर यौगिक भी कहते हैं। इसकी अंग्रेजी जो है यहां पर लिखी हुई है, देखिए। तो पिछली दो हम यौगिक पढ़े हैं, वो दोनों ही यौगिक क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को क्या करते हैं, विलयन की अवस्था में खो देते हैं। लेकिन ये इनको उपसह संयोजन या जटिल यौगिक इसीलिए कहा जाता है। जटिल यौगिक कहने का पीछे भी इसका कारण यही है कि ये जब जल में घोले जाते हैं तो ये संकर आयन यानी कि कॉम्प्लेक्स संकुल आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं, देखिए, वे यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। देखिए, एक बार फिर से बता दें कि ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। जिसमें मुख्यतः जो शामिल है वो शामिल है इसके अंतर्गत जो आईयूपीएसी होता है, जो आईयूपीएसी जो ये उप सहसंयोजन यौगिकों का जो आईयूपीएसी होता है वो 2 नंबर का इस चैप्टर से लगभग हर पेपर में आता ही है, जो बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं। तो देखिए, वे यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों ही अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं वही कहलाते हैं उप सहसंयोजन यौगिक, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे इस उदाहरण हम देखें, उदाहरण देखिए, जैसे K4 Cl6 और दूसरा उदाहरण है AgNH3 का ट्वाइस और हो जाएगा हमारा Cl। तो देखिए, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये टूटेगा। देखिए, पोटेशियम वर्ग 1 का तत्व है, इसकी संयोजकता +1 होगी, तो ये जो टूटेगा 4K प्लस Fe
Cl6 और -4। तो देखिए ये तो एक साधारण आयन है, लेकिन यह एक साधारण आयन नहीं, यह एक जटिल आयन है, यह एक संकुल आयन है। यह कैसा आयन है? यह एक संकुल आयन है। यही एक क्या है? संकुल आयन है। अभी तक हम देख रहे थे जो प्रारंभ में जो हम दो यौगिकों को जो हम पढ़े हैं वो जल में घुलने पर पूर्णतया वियोजित हो जाते थे। और देखिए अब इसका जैसे हम करते हैं तो इसमें जब हम तोड़ेंगे से तो ये Cl जो है Cl माइनस के रूप में टूट जाएगा, इसके रूप में टूट जाएगा Cl माइनस के रूप में, और प्लस जब यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर प्लस आना ही है। और हाँ, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा तो AgNH3 AgNH3 का ट्वाइस और प्लस। तो देखिए इसमें ऋणात्मक संकुल आयन प्राप्त हुआ है और इसमें धनात्मक जो है संकुल आयन प्राप्त हुआ है। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋणात्मक संकुल आयन प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर धनात्मक संकुल आयन जो है प्राप्त हो रहा है। इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि अभी आगे जो है इस संकुल आयन के हमें प्रकार भी पढ़ना है कि कैसे संकुल आयन होते हैं, क्या संकुल जो होते हैं यौगिक होते हैं। अब देखिए जो संकुल यौगिक है उनमें 3 प्रकार के संकुल यौगिक होते हैं। पहला वे जिनमें क्या होता है? धनात्मक संकुल आयन होता है। दूसरे वे होते हैं जिनमें ऋणात्मक संकुल आयन होता है, और एक तीसरे प्रकार के होते हैं जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता, जो उदासीन संकुल आयन होते हैं, सॉरी उदासीन संकुल यौगिक होते हैं, आयन नहीं, उनमें आयन उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों जो संकुल आयन है तो संकुल आयनों के आधार पर जो हमारे संकुल यौगिक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। संकुल आयनों की प्रकृति के आधार पर संकुल यौगिकों को संकुल आयनों की प्रकृति के आधार पर संकुल यौगिकों को या संकुल यौगिक जिसे उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला यौगिक होता है
पहला जो होता है वो होता है धन यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। पहला यौगिक वे होता है जिसमें धनात्मक संकुल आयन क्या होता है, उपस्थित होता है। कंपाउंड्स containing पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरे यौगिक होते हैं दो, एक तो धन धन संकुल आयन युक्त यौगिक हो गया, तो दूसरा आप समझ सकते हैं ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक होगा। ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक। कंपाउंड्स containing negative complex ion, negative complex आयन। और तीसरे जो यौगिक होते हैं जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जो तीसरे प्रकार के होते हैं, जो आयनों की प्रकृति, देखिए आयन तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आयन हो गया, एक ऋणात्मक आयन हो गया। तो धनात्मक आयन वाले है धन संकुल आयन युक्त यौगिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, और ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक हो गए दूसरे प्रकार के, कंपाउंड्स कंटेनिंग नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। अब तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा हमारा उदासीन। उदासीन जिन्हें आणविक भी कहते हैं, आणविक उदासीन यानी कि आणविक संकुल यौगिक। तीसरा क्या हो गया उदासीन, जिसमें ना तो धन आवेश होगा ना ही ऋण आवेश उपस्थित होगा, जिसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमने चैप्टर को शुरू किया और चैप्टर को शुरू करने में हमने साधारण लवण को पढ़ा, द्विक लवण को पढ़ा, और जो तीसरा हमारा जो प्रकार था वो सहसंयोजक यौगिक, उसको भी हमने शुरू कर दिया। तो उसमें हमने आपको क्या बताया, सहसंयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो विलयन की अवस्था एवं ठोस अवस्था दोनों में ही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जबकि साधारण लवण और द्विक लवण ये जो दोनों लवण है ये विलयन की अवस्था में अपने अस्तित्व को बचाकर नहीं रख पाते हैं। तो अब उपसहसंयोजक यौगिक या जो संकुल यौगिक होते हैं वो आयनों की प्रकृति के आधार पर वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है धन संकुल आयन युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें धनात्मक संकुल यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा। दूसरे भी यौगिक है जिनमें ऋणात्मक संकुल आयन उपस्थित होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें प्रेजेंट होगा, वे कहलाएंगे ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक। और तीसरा है उदासीन संकुल यौगिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये था बच्चों आज के लिए। आज ये हमारी पहली क्लास थी, लेक्चर नंबर 1 है, और इसके आगे जो है रेगुलर अब आपको वीडियो जो है इस टॉपिक पर मिलती रहेगी।
धन्यवाद।